1990 की शुरुआती सालों में इंडियन रोड्स पर एक ही टाइप की कार्स दिखती थी। सीधी लाइंस, बॉक्सी डिजाइन और एक जैसा प्रोपोर्शंस। मारुति 800 और पुरानी SS40 ने इंडिया को मोबिलिटी दी तो थी, लेकिन उनका लुक एकदम ही ट्रेडिशनल था। बिल्कुल वही पुराना रेक्टेंगुलर शेप जो लोग सालों से देखते आ रहे थे। फिर आया लिबरलाइजेशन। देश में नए जॉब्स आए, यंग लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने लगे और इसी के साथ उनकी सोच भी बदलने लगी। अब कार सिर्फ जरूरत नहीं थी, एक पर्सनल चॉइस, एक स्टाइल स्टेटमेंट बन रही थी। लोग एक ऐसी कार चाहते थे जो उनकी पर्सनालिटी के साथ मैच करे, कुछ मॉडर्न, कुछ फ्रेश। और मारुति ने भी ये गैप क्लियरली फील किया। मारुति 800 और मारुति 1000 के बीच एक ऐसी हैचबैक की जरूरत थी जो यंग बायर्स को लगे कि ये कार उन्हीं के लिए बनाई गई है। और इसी नीड का जवाब 1993 में इंडियन रोड्स पर उतारा मारुति सुजुकी ने। एक कॉम्पैक्ट, कर्बी, स्पोर्टी लुकिंग हैचबैक जो दिखने में पूरे 90s की बॉक्सी क्राउड से अलग लगती थी, जिसका नाम था मारुति सुजुकी ज़ेन। ज़ेन की इंडिया आने की कहानी एक्चुअली जापान से शुरू होती है। जो कार इंडिया में हम मारुति ज़ेन के नाम से जानते हैं, वो असल में सुजुकी सर्वो मोड थी, एक कॉम्पैक्ट टाइनी की कार जिसका पूरा लिनिएज 1960s से इवॉल्व हो रहा था। इसकी शुरुआत हुई थी 1962 की फ्रंट कूपे से, फिर 70s में ग्यूजियारो डिजाइन LC10W, 1979 में सर्वो SS20, 80s में SS40 और फाइनली 1990 में आई सर्वो मोड। ये वो लास्ट जनरेशन था जिसका प्लेटफॉर्म पर आगे चलकर इंडिया की ज़ेन बनी थी। सर्वो मोड ऑलरेडी एक टाइट, स्पोर्टी, पर्पसफुल डिजाइन थी, लेकिन मारुति ने इंडिया के लिए इसे थोड़ा स्ट्रेच और थोड़ा वाइड किया और एक ऐसी हैच बनाई जो साइज में छोटी तो थी, लेकिन लुक्स में बिल्कुल ही इंपोर्टेड वाइब देती थी। मारुति ने इसकी मार्केटिंग के लिए ज़ेन यानी कि जीरो इंजन नॉइस लाइन यूज की थी, पर असल आइडेंटिटी इस गाड़ी की सिंपल थी, एक लाइट वेट, क्विक, फन टू ड्राइव हैचबैक जिसने इंडियंस को एक्सपीरियंस करवाया कि छोटी कार्स भी स्पोर्टी फील दे सकती है। 21 में 1993 को मारुति ज़ेन ऑफिशियली लॉन्च हुई थी। साइज के हिसाब से ये मारुति 800 से लगभग 110 mm लंबी थी, लेकिन दिखने में और भी कॉम्पैक्ट और टाइट लगती थी। इसका बोनेट लो था, व्हील आर्चेस हल्का सा फ्लेयर देता था और रैप अराउंड हेडलैम्प उस टाइम इंडियन कार्स में बहुत ही रेयर थे, जिस वजह से ज़ेन का लुक इंस्टेंटली मॉडर्न लगता था। ज़ेन की अर्ली लॉट्स पर प्रॉपर क्रोम बैजिंग भी नहीं आती थी। बोनेट पर पेंट से लिखा ज़ेन आता था, जैसे मारुति बायर्स को कॉन्शियसली एक पर्सनलाइज्ड कैनवस दे रही हो ताकि वो अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड कर सके। इसकी स्टांस की एक और खास बात यह था कि 1995 तक ज़ेन हल्की सी फॉरवर्ड लीनेज पोस्चर रखती थी, जो गाड़ी को स्टैटिक पोजीशन में भी रेडी टू गो फील देता था। ज़ेन का आर्किटेक्चर सिंपल था पर वेल सॉर्टेड। 993 ऑल एल्यूमिनियम G10B इंजन, 50 bhp विथ 70 Nm टॉर्क। लेकिन सिर्फ नंबर्स देखकर ये गाड़ी समझ नहीं आती थी, क्योंकि इसका रियल मैजिक था इसका वेट, केवल 750 to 765 kg, और इसीलिए पावर टू वेट रेशियो 66 bhp पर टन के आसपास था, जो उस जमाने में प्रीमियर पद्मिनी और मारुति 800 से काफी ऊपर था। ज़ेन का एक अपना चार्म था। इसकी की टर्न करते ही इंजन का रॉ और मैकेनिकल सा साउंड केबिन के अंदर फील होता था, जो उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। उस टाइम BS6 नॉर्म्स इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे, इसीलिए इंडक्शन और एग्जॉस्ट नोट बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल अनफिल्टर्ड सुनाई देते थे। और हाईवे पर ज़ेन की कार्बोरेटर वाले वर्जन्स आराम से 100 km/h क्रॉस कर लेती थी। फिर उसके बाद जब MPFI मॉडल्स आए तो पावर भी बढ़कर 60 bhp तक हो गया, जिससे इसका इंजन और ज्यादा लाइवली फील होने लगी। लाइटवेट बॉडी, क्विक रेविंग इंजन, इन दोनों ने मिलकर ज़ेन को इंडिया का असली पॉकेट रॉकेट बना दिया, वो भी एक ऐसे टाइम पर जब हॉट हैच जैसी वर्ड लोग यूज भी नहीं करते थे। ज़ेन की इंटीरियर में कोई फ्लेम बॉयंस नहीं था, पर वो जापानीज यूरोपियन सिंप्लिसिटी थी जो क्लीन और फंक्शनल लगती थी। थिन डैशबोर्ड, क्लियर फॉन्ट्स, स्लिम AC वेंट्स और वो आइकॉनिक ग्रीन AC बटन, जिसको लोग मीम बनाकर NOS स्विच मानते थे, क्योंकि AC ऑफ करते ही गाड़ी नोटिसेबली लाइट हो जाती थी। इसकी स्टीयरिंग की शेप, स्टॉक्स का फील, गियर लीवर का टेक्सचर, ये सारे एलिमेंट्स मारुति ने लगभग एक डिकेड तक अपनी कार में रीयूज किया था। ज़ेन की केबिन छोटे होते हुए भी काफी स्मार्टली अरेंज था। इसका व्हील बेस 2.35 मीटर था, ज्यादा नहीं, पर हेडरूम और विजिबिलिटी एक्सीलेंट थी, थैंक्स टू दी थिन पिलर्स एंड लार्ज ग्लास एरिया। ज़ेन की हैंडलिंग और डायनामिक स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट था। इंडिपेंडेंट फ्रंट प्लस मल्टी लिंक रेयर सस्पेंशन सेटअप इंडियन स्मॉल कार्स में तब रेयर था, जिसके चलते राइड क्वालिटी मारुति 800 से काफी बेटर फील होता था। ये स्मॉल बम्प्स को सॉफ्टली सोक करती थी और हाई स्पीड पर स्टेबल फील होती थी। इसकी स्टीयरिंग अल्ट्रा लाइट फील होती थी और टर्निंग रेडियस इतना कम था कि सिटी रोड्स में ज़ेन एक मिनिएचर स्कैल्पेल जैसी प्रिसाइज लगती थी। इसकी लो हाइट, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और टाइट बॉडी शेल का कॉम्बिनेशन
कॉर्नर्स में सरप्राइजिंगली कॉन्फिडेंस देता था। जेन के साथ मारुति ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, जैसे डीजल वर्जन आया PSA TU इंजन के साथ, पर इंस्टेंटली फ्लॉप हो गई। फिर जेन क्लासिक लॉन्च हुई रेट्रो ग्रिल और क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, पर इंडियंस ने वार्म रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर आया जेन का अल्ट्रा रेयर कार्बन और स्टील 3 डोर वेरिएंट्स। स्टील वेरिएंट्स तो इतना लिमिटेड था कि 300 यूनिट्स ही बनाए गए थे। इनके लॉन्ग डोर्स, अलग ट्रिम्स और स्पोर्टी लुक ने जेन को एक लिमिटेड एडिशन कल्ट कार बना दिया था, और आज कलेक्टर्स के लिए ये वर्जन्स बहुत ही स्पेशल है। लेकिन हर सक्सेसफुल कार एक वक्त के बाद किसी नई एरा के आने पर फेस आउट हो ही जाती है, जो इसके साथ एग्जैक्टली हुआ। अर्ली 2000s में इंडिया में टॉल बॉय एरा किक स्टार्ट हुआ। सेंट्रो, वैगनर, इंडिका सबने दिखाया कि इंडियंस को अब हाइट और स्पेस चाहिए, जिसके चलते जेन की लो स्लंग स्पोर्टी बॉडी सडनली इम्प्रैक्टिकल लगने लगी टिपिकल इंडियन फैमिलीज को। इवन आयरनी तो ये थी कि मारुति ने खुद जेन की कंपटीशन में वैगनर और ऑल्टो लॉन्च कर दिया था, और 2005 में जैसे ही स्विफ्ट आई, इसने एस्पिरेशनल हैचबैक कैटेगरी को पूरा कैप्चर कर लिया। जो इमोशनल सेगमेंट जेन ने बनाया था, स्विफ्ट ने उस सेगमेंट को मॉडर्न जनरेशन के लिए रीडिफाइन कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जेन साइड स्टेज हो गई। 2004 में मारुति ने एक लास्ट फेसलिफ्ट दिया जेन VXI, पर आर्किटेक्चर पुराना था, एमिशन नॉर्म्स टाइट हो रहे थे, सेफ्टी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही थी, और इस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना फाइनेंशियली सेंसिबल नहीं था। 2006 में मारुति ने जेन को ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया, और उसके तुरंत बाद जेन ST Leo लॉन्च हुई, जो सिर्फ नाम शेयर करती थी, कैरेक्टर नहीं। जेन का असली DNA वही था, कॉम्पैक्ट, प्योर, मैकेनिकल, और ST Leo उसके ऑपोजिट, टॉल बॉय, सॉफ्ट और फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्ट थी। इन दी एंड कहूँ तो जेन की कहानी लाउड नहीं था, वो एक काम ऑर्गेनिक जर्नी था। एक ऐसी कार जिसको इंडिया ने हाइप से नहीं, चलाकर अप्रिशिएट किया। जेन दिखने में इंपोर्टेड लगती थी, पर एक्चुअली एक एवरीडे जापानीज टूल थी, कॉम्पैक्ट, एफिशिएंट और कंसिस्टेंट। जेन वो कार थी जो सुबह ऑफिस जाते वक्त वार्म फील देती थी, वीकेंड ड्राइव्स पर प्लेफुल लगती थी, और आज ईयर्स लेटर याद आने पर सॉफ्ट नॉस्टैल्जिया जैसी महसूस होती है। देखो, जेन ने जो प्रॉमिस किया वो क्वाइटली पूरा किया, एक ऑनेस्ट, एंजॉयबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से जेन टाइमलेस बन गई। लेट 90s इंडियन सिडान मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे प्रीमियम सिडान्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर रही थी। होंडा सिटी अपना नया चार्म लेकर आई थी, ओपल एस्ट्रा अपनी यूरोपियन फाइनेंस दिखा रही थी, और मिडिल क्लास इंडियन अब भी मारुति 800 और मारुति एस्टीम को ड्रीम कार मान रहे थे। सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो चुका था, लेकिन तभी एक शांत और लो प्रोफाइल एंट्री होती है मित्सुबिशी लैंसर। हिंदुस्तान मोटर ने मित्सुबिशी के साथ पार्टनरशिप करके तमिलनाडु की तिरुवल्लोर प्लांट में लैंसर की असेंबली स्टार्ट किया, और इंडिया को एक ऐसी सिडान मिली जो ना ही लाउड थी और ना ही फ्लैशी थी, बस एक क्वाइट कॉन्फिडेंस के साथ शोरूम में खड़ी होती थी। लैंसर का डिजाइन बिल्कुल क्लीन लाइंस, सिंपल स्टांस और टिपिकल जापानीज डिसिप्लिन पर बेस्ड था। ये कार बिना कुछ बोले ही अपनी प्रेजेंस से रिस्पेक्ट अर्न कर लेती थी। उस वक्त लैंसर जापान में ऑलरेडी एक फेमस कॉम्पैक्ट लग्जरी सिडान थी, इसीलिए उसकी इंजीनियरिंग में मैच्योरिटी और फाइननेस क्लियरली फील होती थी। इंडिया में लैंसर 2 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च हुई थी। 1.5 लीटर पेट्रोल जो 85 HP की पावर और 132 न्यूटन मीटर की टॉर्क बनाता था, और दूसरा था 2.0 लीटर डीजल जो सिर्फ 68 HP की पावर और 122 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था। पेट्रोल वेरिएंट स्मूथ, रिफाइंड और बटर लाइक थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए फेमस हो गया, जबकि डीजल ऑन पेपर कमजोर था, पर रिलायबिलिटी की केस में मॉन्स्टर साबित हुई। टैक्सी ओनर्स और लॉन्ग डिस्टेंस यूजर्स ने डीजल लैंसर को इतना पसंद किया कि आज भी कुछ लोग इस इंजन को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल 2.0 लीटर डीजल इंजन में काउंट करते हैं। उस टाइम फीचर्स जैसे AC, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, एडजस्टेबल स्टीयरिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स लग्जरी कैटेगरी में काउंट होते थे, और लैंसर ये सब क्वाइटली डिलीवर करती थी विदाउट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट। लैंसर को चलाने का एक्सपीरियंस उस जमाने की इंडियन बायर्स के लिए एक नया फील था। इसकी स्टीयरिंग में एक नेचुरल फीडबैक था जो सीधा ही ड्राइवर को कॉन्फिडेंस देता था। सस्पेंशन बैलेंस सॉफ्ट और स्टेबल दोनों का ब्लेंड था, और इसीलिए हाईवे पर ये कार एकदम ही प्लांटेड रहती थी। सिटी यूज में भी लैंसर का लाइट स्टीयरिंग और निम्बल चेसिस उसे क्लास के हिसाब से सरप्राइजिंगली एजाइल बना देता था। इस कार में ऐसा कोई लुक एट मी कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि इसका रियल मैजिक नंबर्स में नहीं, फील में आता था। जब लोग लैंसर चलाते थे तो इसकी इंजन की स्मूथनेस से लेकर गियरबॉक्स की शेप तक हर चीज काम और कंपोज लगती थी, जैसे गाड़ी खुद कह रही हो, रिलैक्स्ड, आई गॉट दिस। लेकिन एक चीज ईयर्स के साथ क्लियर होती गई कि इंडिया में लैंसर ग्रो तो हो रही है, पर साथ ही साथ मित्सुबिशी की इंडिया स्ट्रेटेजी फ्रीज हो रही है, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल लैंसर्स का नया नया जनरेशन बाकी दुनिया भर की देशों में लॉन्च हो रहे थे, पर इंडियंस को वही ओल्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म मिलता रहा।
वैसे तो लैंसर की मल्टीपल फेसलिफ्ट्स और वेरिएंट्स इंडिया में आए, जैसे SLXI, GLXI, इनवैक्स CVT, डीजल टर्बो एक्सपेरिमेंट्स और लेटर बॉडी किट्स वाले लैंसर SFX। बट मैकेनिकली वो पुरानी जनरेशन ही बनी रही, और ये एक मेजर रीजन बन गया कि होंडा सिटी जैसे राइवल्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया, क्योंकि होंडा ने सिटी की हर जनरेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस की, पर मित्सुबिशी एक ही जनरेशन को स्ट्रेच करता रहा। 2006 में मित्सुबिशी ने फाइनल एक नया अटेम्प्ट किया लैंसर का नेक्स्ट इवोल्यूशन इंडिया में सीडिया की नाम से लॉन्च करके। टेक्निकली ये एक अपडेटेड लैंसर ही थी, पर ग्लोबल नेम सीडिया इंडिया में अडॉप्ट किए गए थे। सीडिया की अंडरहुड एक 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता था जो 114 bhp और 175 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था। ये इंजन नंबर्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, पर रिफाइनमेंट और लीनियर पुल में काफी इंप्रेसिव था। सीडिया की हैंडलिंग उस टाइम की सिडान्स में बेस्ट इन क्लास मानी जाती थी। स्टीयरिंग शार्प, चेसिस रेस्पॉन्सिव और ब्रेकिंग प्रेडिक्टेबल। सीडिया की एक वेरिएंट था स्पोर्ट, जो एंथुजियास्ट का फेवरेट बन गया था। बॉडी किट, स्पॉइलर, एलॉय, प्योर जेडीएम स्टाइल स्टांस के साथ ये वेरिएंट इंडियन पेट्रोल हेड्स में कल्ट फॉलोइंग ले आया। लेकिन सीडिया के साथ एक साइलेंट प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बायर्स फ्लैशी फीचर्स और टच स्क्रीन इंटीरियर्स डिमांड कर रहे थे। होंडा, ह्युंडई, मारुति का नेटवर्क एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो चुका था, और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान मोटर्स का डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क स्लो कोलैप्स में था। इसके अलावा भी मित्सुबिशी की पार्ट सप्लाई और सर्विस क्वालिटी इनकंसिस्टेंट थी, जिस वजह से लोग कार से नहीं आफ्टर सेल सर्विस से डरने लगे थे। सीडिया टेक्निकली एक्सीलेंट थी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में आउटस्टैंडिंग थी, पर इंडियन मार्केट ने उसे बस इग्नोर कर दिया, क्योंकि ब्रांड इमेज वीक हो चुकी थी और कार देखने में लैंसर फेसलिफ्ट जैसी लगती थी, एक ऑल न्यू मॉडल जैसा नहीं, और इसीलिए लैंसर की लाइनअप इंडिया में फेड हो गई। 1998 में जो सिडान इंडिया में प्रीमियम सिंप्लिसिटी का सिंबल बनी थी, वो 2012 तक साइलेंटली फेस आउट कर दी गई। सीडिया भी 2013 में डिसकंटिन्यू हो गया, और यहीं पर मित्सुबिशी लैंसर की जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो, लैंसर की स्टोरी एक काम स्टोरी है, एक ऐसे सिडान की जो ऑनेस्ट थी, ओवर इंजीनियर थी, और जिसने इंडिया में ड्राइविंग रिफाइनमेंट का लेवल सेट किया था। जिन्होंने लैंसर चलाई है, उनके लिए ये कार आज भी एक अंडररेटेड लेजेंड है, क्योंकि लैंसर एक ऐसी सिडान थी जिसे दुनिया ने शायद वैल्यू ना दे पाई, पर ड्राइविंग एंथुजियास्ट उसे कभी नहीं भूलेंगे। एक ऐसी कार जो शोर शराबे के बिना अपनी जमाने से आगे निकल गई। एक ऐसी सिडान जिसे लोगों ने पहले समझी नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी कदर करनी शुरू कर दी, और आज तक जिन्होंने भी इसको चलाया है, उनके लिए वो एक अलग ही इमोशन है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी बलिनो सिडान की। 1990s में मारुति का काम सिंपल था, आम आदमी तक सस्ती और रिलायबल गाड़ी पहुंचाना। मारुति 800, ओमनी, जेन, ये मॉडल्स उस समय कंपनी की बैकबोन था, और इन्हीं से ज्यादातर सेल्स आती थी। बट 1994 में एस्टीम आई, जो 1990 तक कंपनी का फ्लैगशिप रही। उसी दौर में लोग ये सोच रहे थे कि मारुति शायद कभी प्रीमियम सेगमेंट में नहीं आएगी, क्योंकि लो वॉल्यूम और हाई प्राइसिंग इंपोर्ट मॉडल्स उनकी इकोनॉमिक्स से मैच नहीं करती थी। लेकिन मार्केट बदल रहा था, लोग एस्पिरेशनल हो रहे थे। कंपटीटर्स जैसे होंडा, ओपल, डेवू नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा था, और तभी मारुति ने रियलाइज किया कि सिर्फ ब्रेड एंड बटर कार से ब्रांड का अगला कदम नहीं चलेगा, उन्हें अपनी रीच और इमेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसी सोच के साथ मारुति ने बलिनो को इंट्रोड्यूस किया, एक कार जो असल में यूरोप की फैमिली कार सेगमेंट के लिए डिजाइन हुई थी और जापान में कल्टस नाम से बिकती थी, और इंडिया में मारुति ने इसे असेंबल करने का डिसीजन लिया CKD किट्स इंपोर्ट करके। ये पहली ऑल न्यू मॉडल थी जो एस्टीम की लॉन्च होने की 5 साल बाद आई थी, और पहली बार मारुति के शोरूम में एक ऐसी सिडान खड़ी हुई जो हद से ज्यादा रिफाइंड और प्रीमियम फील देती थी। फाइनली 29 नवंबर 1999 को बलिनो लॉन्च हुई, एक ही वेरिएंट 1.6 GLX, जिसका एक शोरूम प्राइस था 6,75,000। शुरुआत में सिर्फ 25.6% स्पेयर पार्ट्स मेड इन इंडिया थी। मारुति ने बलिनो की इमेज का बहुत ध्यान रखा था। हर डीलर्स को बलिनो बेचने का राइट नहीं दिया गया, सिलेक्टेड डीलर्स ही चूज हुए, और एक्सक्लूसिव प्रमोशन के लिए ताज ग्रुप जैसे प्रॉपर्टी से टाई अप हुआ, ताकि सब कुछ क्वाइटली प्रीमियम रहे। बलिनो की डिजाइन को लेकर लोग डिवाइडेड थे। फ्रंट का ट्रीटमेंट मॉडर्न और एग्रेसिव था, क्रोम बॉर्डर्ड मैश ग्रिल, स्मूथ बोनेट विद क्लियर विजन हेडलैम्प्स, जिन्हें लोग आई शेडो शराउट बोलते थे, क्योंकि इसने गाड़ी को एक कंटेम्पररी फेस दिया था। लेकिन साइड प्रोफाइल ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थी। हाई वेस्ट लाइंस, सिंपल लाइंस और रियर का चंकी बूट विद स्क्वायर टेल लैम्प्स, जो इसकी कैरेक्टर को मैच नहीं करता था। बलिनो की कलर पैलेट भी ऑलमोस्ट सटल था, मिल्की व्हाइट, पर्ल सिल्वर, एक्सोटिक ग्रीन, अटलांटिक ब्लू और रिवियरा रेड। लाउड नहीं बट अंडरस्टेटेड। इंटीरियर में बलिनो सरप्राइजिंगली वेल पुट टुगेदर थी फॉर इट्स टाइम। मैचिंग डोर ट्रिम्स, एर्गोनॉमिकली प्लेस्ड स्विच, 3-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट,
इवन जो रियर सीट्स थे उन्हें स्पेशली इंडिया के लिए रीडिजाइन किया गया था, ज्यादा थाई सपोर्ट, फ्लैट एंड सेंटर टनल और रियर आर्मरेस्ट। एसी को भी रियर कूलिंग को ध्यान में रख ही ट्यून किया गया था ताकि केबिन का ओवरऑल फील काम, यूजेबल और प्रीमियम रहे। साथ ही प्लास्टिक्स और फिटमेंट उस जमाने के हिसाब से काफी अच्छे थे। पर असल मैजिक था इसका इंजन और राइड क्वालिटी में। बलिनो का 1.6 लीटर G16B इंजन एकदम स्मूथ था, 16 वेल्व MPFI और मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन के साथ। इसका टॉर्क मिड रेंज में स्ट्रॉन्ग आता था और इसीलिए सिटी में चलाना भी इजी लगता था और हाईवे पे ओवरटेक करना तो बिल्कुल ही एफर्टलेस। प्रैक्टिकल टेस्ट में बलिनो 0 to 100 11 सेकंड में कर लेती थी और टॉप स्पीड लगभग 175 किलोमीटर आवर तक निकल जाती थी। लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका ड्राइविंग फील। गियर शेप्स काफी स्मूथ थे, ओवर ड्राइव भी यूजफुल था और इंजन का लो एंड टॉर्क गाड़ी को बिना मेहनत का पुल कर देता था। सस्पेंशन फुली इंडिपेंडेंट थे, फ्रंट और रियर दोनों में मैकफर्सन सेटअप, इसीलिए रफ रोड्स पर भी राइड काफी कंपोज लगती थी। इसके अलावा सफ्रेम माउंटिंग की वजह से केबिन में वाइब्रेशन और नॉइस काफी कम रहते थे और हाई स्पीड में स्टेबिलिटी भी इंप्रेसिव थी। इसकी हैंडलिंग मोस्टली बैलेंस थी, बस थोड़ा सा टिपिकल फ्रंट व्हील ड्राइव अंडर स्टेयर फील होता था क्योंकि स्टॉक 165/80 R13 टायर्स हैंडलिंग को थोड़ा लिमिट कर देते थे और इसीलिए बाद में ओनर्स 185/65 R14 जैसे बेटर टायर्स और अलॉयस लगाकर ग्रिप इंप्रूव कर लेते थे। बलिनो जब मार्केट में आई तो उसकी पोजीशन थोड़ी अलग थी। ये ना मास मार्केट बेस्ट सेलर बनी, ना ही फ्लैशी या शो ऑफ वाली कार थी, लेकिन धीरे धीरे इसने एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बना लिया, स्पेशली उन लोगों का जो स्मूथ इंजन, इजी ड्राइवरेबिलिटी और उसकी हिडन परफॉर्मेंस को वैल्यू करते थे। एंथुजियास्ट ने इस इंजन को ट्यून किया, बेटर एग्जॉस्ट लगाए और बलिनो एक स्लीपर कार के रूप में पॉपुलर हो गई। दिखती सिंपल थी पर एक्सीलरेट करते ही लोग सरप्राइज हो जाते थे। मारुति ने 2001 में अल्टोरा वैगन भी लॉन्च किया था बलिनो की, लेकिन हाई प्राइसिंग और अनयूजुअल डिजाइन की वजह से वो ज्यादा नहीं चला। 2003 और 2005 में छोटे फेसलिफ्ट्स आए जिसमें एलॉय व्हील्स, रिमोट कीलेस एंट्री, मोटराइज्ड एंटीना, वुड फिनिश्ड, लेदर स्टीयरिंग और टॉप वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स ऐड किए गए। लेकिन इसी बीच 2004 में जब कस्टम ड्यूटी कम हुई तब मारुति ने एक अफोर्डेबल LXi वेरिएंट भी लॉन्च किया जिसका प्राइस था अराउंड 5.6 लाख रुपीस एक शोरूम, जिससे बलिनो और एक्सेसिबल हो गई। टाइम के साथ साथ कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। होंडा सिटी ने मार्केट में अपनी सॉलिड पोजीशन बना ली, मित्सुबिशी लैंसर और ओपल एस्ट्रा का अपना लॉयल ऑडियंस था और hyundai नए मॉडर्न डिजाइन के साथ एग्रेसिव हो चुका था और इसीलिए इन सब के बीच बलिनो को वो मास लेवल पुश नहीं मिला जो दूसरी कार्स को मिल रहा था। और 2006 आते आते कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर्स देखते हुए मारुति ने ये डिसाइड कर लिया कि बलिनो को अब धीरे धीरे फेस आउट कर दिया जाए ताकि नई SX4 के लिए स्पेस बन सके, जिसके चलते इसका डिसकंटिन्यू क्वाइटली हुआ बिना किसी बड़े फेयरवेल, बिना किसी हैवी अनाउंसमेंट के। लेकिन बलिनो की लीगेसी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका G16 इंजन और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ने इस कार को एक कल्ट क्लासिक स्टेटस दे दिया। रैलीज, ट्यूनिंग और इंथुजियास्ट सर्कल में बलिनो की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग बनी रही। 2000s के कार लवर्स आज भी जब सड़क पर कोई क्लीन बलिनो सिडान देखते हैं तो उनका दिल में एक इंस्टेंट नॉस्टैल्जिया और रिस्पेक्ट आ जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बलिनो नाम इटालियन वर्ड से इंस्पायर्ड माना जाता है जिसका मीनिंग फ्लैश या लाइटनिंग होता है। वीडियो खत्म करते करते बस एक ही बात कहूंगा कि बलिनो सिडान उन लोगों के लिए थी जो सिंप्लिसिटी, स्मूथनेस और सटल पावर को अप्रिशिएट करते थे और इसीलिए आज भी बलिनो देखकर एक हल्की सी स्माइल आ ही जाती है।